इसको, क्योंकि टाइम जा रहा है। देयर वाज फ्यू टेक्निकल इशू सो दैट वी, हाँ अभी तो सॉर्ट आउट हो गया है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन के ऊपर आप इसको देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए ताकि एज मच एज पॉसिबल हम क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करें। आप देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूरोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं और न्यूरोलॉजी के अंदर जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा वो मेनली स्ट्रोक और टीआईए के बारे में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। हाँ जी, सबका सबका स्वागत है बच्चों। प्लीज़ रीड क्वेश्चन एंड आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। What statement is false about transient ischemic attack? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आप जानते ही हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो उसके बारे में अप्रासंगिक है, सही नहीं है। सर कब आएंगे? यूट्यूब पे क्लास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा। एप्लीकेशन के ऊपर ये क्लास आपको अवेलेबल बाद में हो जाएगा। ओके, इसका आंसर सी बता रहे हैं और आप आंसर नहीं बता पा रहे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो व्हाट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बेटा क्वेश्चन को समझिएगा, ये फॉल्स आंसर की तरफ आपको इशारा कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है अबाउट ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। पहला लिखा है कि जो एनसीसीटी है वह हाइपोडेंस प्रेजेंटेशन देगा टीआईए में। एनसीसीटी का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन एक प्रायोरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो किया जाता है जब भी कोई पेशेंट टीआईए या सीवीए के हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एनसीसीटी शो हाइपोडेंस प्रेजेंटेशन। दूसरा, अ कंडीशन कंप्लीट रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स। ये बोल रहा है कि ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक है वो 24 घंटे के भीतर ही रिजॉल्व हो जाता है। ये पूछ रहा, थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि जो सिम्टम्स होते हैं वह 1 घंटे के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल में रिलीव हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि पेशेंट के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन होता है वह रिवर्सिबल होता है। तो हमको यहाँ पे फॉल्स हमको देखना है और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडिविजुअल है वो अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, जैसे रवि जैन जी बी बोल रहे हैं बेटा, और कलीन भैया मिर्ज़ापुर से हैं जो डी बोल रहे हैं। ओके, बी। तो एवरी इंडिविजुअल इज आंसरिंग डिफरेंट। इसका मतलब मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आपको शायद मालूम नहीं होगा एग्जैक्टली ये जो इवेंट है वह क्या है। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर है ए, जो कि आंसर दिया ही नहीं है। फॉल्स मेरे को चुनना था। ये तीनों चीज़ें धर्मेंद्र, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वह हम एक्सपेक्ट करते हैं टीआईए के अंदर, वेयर एज ये जो चीज़ है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को टीआईए है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें जो भी प्रेजेंटेशन आता है वह रिवर्सिबल होता है। डेफिनेट बात है भाई। जो भी सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट घंटे के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, ये भी करेक्ट बात है। और जो कंडीशन है वो कंप्लीट रिजॉल्व हो जाती है 24 घंटे के अंदर, ये भी करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा नहीं था, गलत कौन सी बात थी? हाइपोडेंस प्रेजेंटेशन। बेटा ये जो हाइपोडेंस प्रेजेंटेशन है सीटी स्कैन के अंदर वह यूजुअली हम देखते हैं किसके अंदर? इस्चेमिक स्ट्रोक में। याद रखिएगा ये बात, जब पेशेंट के अंदर सीटी स्कैन किया जाता है, अभी तो स्ट्रोक हुआ ही नहीं है, अभी तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है, अभी तो इस्चीमिया हुआ है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि किसी इंडिविजुअल के अंदर इस्चीमिया होता है और इस्चीमिया के बाद वहाँ के टिश्यू में क्या हो जाता है? नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस के दौरान अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं नॉन कॉन्ट्रास्ट, तो वहाँ पे आपको हाइपोडेंस एरिया दिखता है। इसका मतलब ये जो फाइंडिंग बता रखा है वो फाइंडिंग किसके बारे में बता रखा था? इस्चेमिक स्ट्रोक का। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक है। आप समझ पाए इस पर्टिकुलर चीज़ को? तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है बच्चे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। और आप में मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल ने इस पर्टिकुलर आंसर को एड्रेस नहीं करा और मैं सरप्राइज हूँ कि आपको इतनी छोटी चीज़ भी नहीं मालूम है।
तो मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या है? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे टेम्पररी और ट्रांजिएंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है बेटा। जहाँ पे टेम्पररी और ट्रांजिएंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, और ये जो डेफिसिट होता है वह टोटली रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल की बात करें तो ये जो मैनिफेस्टेशन इंडिविजुअल में आए वो लेस देन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर पूरा मैटर ही रिजॉल्व हो जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर तो जो फर्स्ट घंटा होता है आप देखते हो मैनिफेस्टेशन आने के बाद, उसके अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स है वह रिलीव हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप एनसीसीटी करते हैं बच्चे, तो एनसीसीटी मतलब सीटी स्कैन करोगे तो आप सीटी स्कैन के अंदर देखेंगे कि जो सीटी स्कैन है वो आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। आप याद रखिएगा TIA के अंदर जो सीटी स्कैन होता है वह नॉर्मल होता है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर था वह ए था, जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी तीनों चीज़ें रिलेवेंट हैं TIA के संदर्भ में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आप इसको आंसर करिए। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम TIA हैविंग अमायरोसिस फ्यूगेस, व्हाट डज इट मीन? ये जो शब्द लिखा है अमायरोसिस फ्यूगेस, उसका क्या मतलब है? बताइए, आंसर दीजिए इसका। चलो, बहुत से कमेंट्स आने चाहिए, एक भी कमेंट्स नहीं आ रहा है। सर TIA क्या है? बेटा ये तो बहुत बड़ी बात पूछ ली तुमने, तो यार TIA क्या है? अभी कैसे बोलूँ मैं TIA? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक है बेटा। स्ट्रोक आने से पहले की अवस्था, जैसे MI के पहले एंजाइना होता है, वैसे ही ब्रेन अटैक के पहले TIA होता है। TIA उमा समर पूछ रहा है तो उसको भी मैं बता देता हूँ इस प्रश्न से पहले। TIA क्या है? TIA का मतलब है कि ये ब्रेन है और इस ब्रेन का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और सर्कुलेशन जब कॉम्प्रोमाइज़ होएगा तो आप देखोगे उधर हो सकता है इस्चीमिया, या इस्चीमिया को ट्रीट नहीं करोगे तो हो जाएगा नेक्रोसिस। तो अगर इस्चीमिया होता है ब्रेन के टिश्यू में तो उसी का नाम है TIA, और अगर नेक्रोसिस होता है, स्क्रीन बार बार, अगर नेक्रोसिस होता है तो उसका नाम है ब्रेन अटैक, या उसी को बोलते हैं CVA। अब समझ गए भाई साहब आप? ओके, तो TIA का मतलब क्या हुआ? ब्रेन का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसका वजह से ब्रेन के टिश्यू में इस्चीमिया होएगा, और उसका वजह से जो अटैक होएगा उसी का नाम है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इस्चेमिक अटैक हुआ है ब्रेन के अंदर, और कैसा है वह? ट्रांजिएंट। ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होएगा? नेक्रोसिस। और अगर नेक्रोसिस होता है तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? ब्रेन अटैक या CVA। ठीक है महाराज, अब आता हूँ मैं प्रश्न पे। तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम TIA हैविंग सर्टन प्रेजेंटेशन, ये फ्यूगेस, अमायरोसिस फ्यूगेस करके एक शब्द है, वह पेशेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है बच्चे? तो C आंसर दे रहे हैं, लॉस ऑफ विजन ड्यू टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। D भी बता रहे हैं सर गायब हो गए आप। मैं आ जाऊंगा बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो उनको भी एड्रेस करना पड़ता है। यूँ समझो कि मैं खुद ही भूल गया इसका आंसर क्या है, इसलिए देख रहा था छुप के। C आंसर बता रहे हैं, लॉस ऑफ विजन ड्यू टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। वेरी गुड, जो बच्चे C आंसर बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ विजन ड्यू टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। जो आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है बेटा,
उस आर्टरी का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होएगा तो पेशेंट के अंदर क्या होएगा, पेशेंट के अंदर एक प्रकार से लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा। और ये जो लॉस ऑफ विज़न हो रहा है मतलब आंखों के सामने अचानक अंधेरा आ गया। जैसे ये हिस्ट्री जनरली टीआईए वाले बताता, टीआईए का मतलब स्ट्रोक, एक व्यक्ति को टीआईए हुआ तो वह जो व्यक्ति है वह अचानक आप देखोगे ऐसी हिस्ट्री बताएगा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मेरे को कुछ नहीं दिखा, और फिर कुछ समय बाद बोलेगा कि वापस उजाला आ गया, जैसे अभी मैं गायब हुआ था वैसे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंडिविजुअल के अंदर जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसका इन्वॉल्वमेंट है, और उसके इन्वॉल्वमेंट का वजह से इंडिविजुअल के अंदर ऐसा मैनिफेस्टेशन आया है। तो प्लीज़ याद रखिएगा ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, सी। अब ऑडिटरी फंक्शन कब लॉस होंगे बताइए, जब सर्कुलेशन कहाँ अफेक्ट होएगा तो ऑडिटरी फंक्शन लॉस होंगे। चलो क्वेश्चन एक ही देख रहे हैं लेकिन इसके अंदर चारों ऑप्शन को हम एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। बेटा आंसर करिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप एक्टिव इन्वॉल्व हो या नहीं हो, क्या हमें क्लास लेनी चाहिए या नहीं, या आप डिसाइड करेंगे। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए कि अगर मैं इसमें ये ऑप्शन ना देके मैं ये बोलता हूँ कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम TIA हैविंग लॉस ऑफ ऑडिटरी फंक्शन, अभी ऑडिटरी फंक्शन है वो उसका प्रभावित हुआ, इसका मतलब कहाँ का सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ, आंसर दीजिए इसके अंदर। कोई आंसर नहीं दे रहा है। दिव्य प्रकाश जी टेम्पोरल, बहुत बढ़िया बेटा रामपाल खाटोड़, याद कर बच्चे तू एग्जाम पास हो जाना है। डेफिनेटली बात है कि टेम्पोरल लॉब जब इन्वॉल्व होएगा तो टेम्पोरल लॉब जब इन्वॉल्व होएगा तो पेशेंट के अंदर क्या होएगा, पेशेंट के अंदर ऑडिटरी फंक्शन लॉस होएगा। क्या होएगा बेटा, ऑडिटरी फंक्शन। आप देख सकते हैं इसके अलावा क्या हो सकता है, विजुअल हेल्यूसिनेशन। समझ में आया। अगर प्रश्न यूं पूछता है, देखो मैं आपको स्वरूप बताने का कोशिश कर रहा हूं, मेन कंटेंट क्या है वो समझने का कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पेशेंट के अंदर ऑडिटरी फंक्शन लॉस हुआ तो कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए टेम्पोरल लॉब जो है। इसी प्रकार अगर पूछे इस क्वेश्चन को कि एक इंडिविजुअल के अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, परसेप्शन ये सब आप पढ़ते ही होंगे, मतलब एक इंडिविजुअल में विजुअल हेल्यूसिनेशन हो रहा है तो उसका कौन सा भाग अफेक्ट होएगा बच्चे, टेम्पोरल लॉब। फिर से उसका यही आंसर है। पैलिनोप्सिया क्या होता है जल्दी बताइए, पैलिनोप्सिया जो बताएगा बहुत बढ़िया होशियार बच्चा समझूंगा मैं। व्हाट यू मीन बाय पैलिनोप्सिया, व्हाट यू मीन बाय पैलिनोप्सिया। पैलिनोप्सिया, अगर अ पेशेंट इज हैविंग प्रेजेंटेशन लाइक पैलिनोप्सिया, व्हाट डज दैट मीन। पैलिनोप्सिया हुआ इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, कोई आंसर नहीं दे पा रहा, जबरदस्ती ऑक्सीपिटल लोब लिख रहे हो आप। पैलिनोप्सिया का मतलब है कि पेशेंट के अंदर जो इमेज आ रही है, जैसे मैंने आपको ये पेन बताया और पेन बताने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मैंने आपको हटा दिया आंखों के सामने, फिर भी आपको ये पेन कुछ समय के लिए दिखेगा, फिर भी आपको कुछ समय के लिए ये पेन दिखेगा। तो ऐसा अगर प्रेजेंटेशन है तो उसको आप बोलेंगे पैलिनोप्सिया। और ये भी क्लासिकल फाइंडिंग है जो ये बता रहा है कि इंडिविजुअल के अंदर टेम्पोररी लॉब है वह इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, आप इसके गो थ्रू होइएगा। मैं फिर बोलता हूँ, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम TIA हैविंग अमायरोसिस फ्यूगेस, उसका तो बेटा आंसर हो गया सी। अब ये प्रश्न यहाँ खत्म। अब मैं अलग अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ कि अगर ऑडिटरी फंक्शन लॉस है तो कौन सा एरिया, टेम्पोरल। अगर पेशेंट में विजुअल एल्यूसिनेशन है तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, टेम्पोरल। अगर पेशेंट इज हैविंग पैलिनोप्सिया, पहले तो ये समझो कि पैलिनोप्सिया क्या है। तो पैलिनोप्सिया का मतलब है कि इंडिविजुअल के अंदर क्या हुआ, इंडिविजुअल के अंदर जो इमेज सामने मैंने अभी आपको बताई वो हटाने के बाद भी आपकी आंखों में रहती है कुछ समय के लिए, तो इसको हम बोलते हैं पैलिनोप्सिया। और यह भी तब होता है जब इंडिविजुअल के अंदर क्या होएगा, इंडिविजुअल के अंदर टेम्पररी लॉब है वो प्रभावित होएगा। तो याद रखिएगा ये आपको समझना चाहिए। सुन रहे हो आप। तो ये सब बातें हैं जो हम देखते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था ऑडिटरी फंक्शन की बात कर रहा था मैं, तो ऑडिटरी फंक्शन है वो मेनली हम देखते हैं टेम्पोरल लॉब है वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक बच्चा यहाँ पे करेक्ट करने की बात कर रहा था, मैं उसको करेक्ट करता हूँ बेटा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ विजुअल
तो विजुअल के अंदर वो एकदम सही बता रहा था, ऑक्सीपिटल इन्वॉल्वमेंट है। इसको प्लीज़ आप एक बार करेक्ट करिएगा। अगर विजुअल हेल्यूसिनेशन है तो ऑक्सीपिटल, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन है तो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल नहीं करना है। अगर पेशेंट के अंदर पेलिनोप्सिया है तो भी ऑक्सीपिटल करिएगा। इसको एक बार करेक्ट करिएगा। तो फिर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन था ऑडिटरी फंक्शन, तो इसका आंसर है टेम्पोरल लोब। दूसरा था साहब विजन इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि ऑप्थेल्मिक सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ है। अभी मैंने कहा कि पेशेंट के अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन है तो ऑक्सीपिटल लोब, पेलिनोप्सिया है तो ऑक्सीपिटल लोब। और यहाँ पे कुछ और बात कर रखी है, जैसे लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आपको पूछता है कि पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ तो उसका क्या आंसर होएगा, प्लीज़ इसका भी आंसर बता दीजिए आप। जैसे अभी बहुत बढ़िया बेटा, केशव यू आर राइट, राकेश नंगरिया बेटा तुम सही हो, रंजना बेरवा तुम सही हो। मैंने ये बात वापस, आई बेग यू पार्डन, मैंने आपको वापस बताया हूँ, इसको आप एक बार वापस मैच करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इधर टेक्निकल इश्यूज है, कुछ ऐसा हो रहा था इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर कोई पूछता है कि पेशेंट के अंदर मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मतलब वो गजनी पिक्चर आपने देखी थी, तो उस गजनी पिक्चर वाले एक्टर को क्या हुआ था बताइए जल्दी से। इसके अंदर कौन सा एरिया, फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस। भारत सेन यू आर ग्रेट माय डियर। हिप्पोकैम्पस बेटा, ये जो हिप्पोकैम्पस है, अगर हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है तो पेशेंट के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होएगा, मतलब उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका लॉस होएगा। अब इसी प्रश्न को मैं चेंज करके बोलता हूँ कि अगर उसके अंदर एमनेशिया है लॉन्ग टर्म, हाँ बहुत बढ़िया, इसको एंटोग्रेड एमनेशिया बोलते हैं, वेरी नाइस, एंटोग्रेड अमनेशिया। ये वो गजनी पिक्चर वाले एक्टर को था, क्योंकि उसके अंदर जो टेम्पोरल लोब है, उसके अंदर जो हिप्पोकैम्पस है वह क्या हो गया भाई, हिप्पोकैम्पस है वह इन्वॉल्व हो गया। लाइकवाइज, बहुत बढ़िया बेटा। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि इस इंडिविजुअल के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, प्लीज आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आई कैन इनिशिएट टू अनदर क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कौन से इंडिविजुअल का होएगा और किसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ का आंसर कोई नहीं बता रहा है बेटा। जब नियोकॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, तो नियोकॉर्टेक्स इन्वॉल्व होएगा तो पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब इंडिविजुअल के अंदर, जैसे मैं टेम्पोरल लॉब की बात कर रहा था, अभी एक तो ऑडिटरी था, ऑडिटरी के अलावा आया कि भैया मेमोरी लॉस हो गया, अभी शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप्पोकैम्पस। इसी टाइप अगर मैं बोलूँ कि इंडिविजुअल इज हैविंग इशू विद लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट मीन्स व्हाट, अ नियोकॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ टेम्पोररी लॉब इज अफेक्टेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, यू नो वेरी मच, बहुत बढ़िया, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि आपके सामने क्वेश्चन का स्वरूप ये हो सकता है कि पेशेंट को दिखाई नहीं दे रहा, पेशेंट के अंदर हेमिएम्नोप्सिया है, पेशेंट के अंदर आर्टिकुलेशन में दिक्कत है, पेशेंट को अटेक्सिया है, पेशेंट के अंदर होमोनिमस हेमिएम्नोप्सिया है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए लीजन कहाँ पे है ब्रेन के अंदर। तो बहुत बार हमको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक इंडिविजुअल को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट है, उसका वो एक पेशेंट में, यहाँ और एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट है वह लेफ्ट और राइट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा, लेफ्ट और राइट का डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके अंदर लीजन कहाँ पे बना हुआ है, कौन आंसर देगा, चलो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अ पेशेंट हैव प्रॉब्लम इन डिस्क्रिमिनेशन
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब एक पेशेंट जिसके अंदर TIA या स्ट्रोक हुआ, आप उसको बोलते हो भैया आगे से लेफ्ट है, वहाँ पे बाथरूम है, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि आगे और लेफ्ट और राइट कौन सा है। अगर मैं कहूँ कि ऐसा अगर है तो लीजन कहाँ पे बना हुआ है, नहीं बेटा फ्रंटल लोब नहीं है, गलत। नियोकॉर्टेक्स क्या होता है सर, बेटा एनाटॉमी पढ़िए, नियोकॉर्टेक्स क्या होता है, एनाटॉमी पढ़िए बच्चे, मैं मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ। अभी आप बताइए, पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट लेफ्ट फ्रॉम राइट, वेयर एग्जैक्टली द लीजन माइट लोकेटेड, कहाँ एग्जैक्टली लीजन लोकेट होएगा। वेरी गुड रविंद्र, यू आर ग्रेट वंस अगेन। रविंद्र ने बहुत अच्छे से बोला है बेटा, पैराइटल लॉब, पैराइटल लॉब। अगर पेशेंट के अंदर पैराइटल लॉब डोमिनेंट है और ये जो डोमिनेंट पैराइटल लॉब है अगर वह इन्वॉल्व है तो आप उस पेशेंट के अंदर देखेंगे उसमें ऐसा मैनिफेस्टेशन हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो आप ध्यान में रखिए। लेफ्ट हेमिस्फीयर, वेरी गुड बेटा। लेफ्ट पैराइटल में अगर उसकी डोमिनेंट की बात करता हूं तो ऑक्सीपिटल कहाँ से आ गया बेटा, ऑक्सीपिटल नहीं है इसके अंदर। ऑक्सीपिटल तो विजुअल एरिया है बच्चे, ऑक्सीपिटल विजुअल एरिया है। ऑडिटरी सेंटर टेम्पोरल में होता है, परसेप्शन आपके पैराइटल में होता है। ये एरियाज आप ध्यान में रखिए। कार्पस कोलोसम तो दोनों को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होएगा ये। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे कंसेप्ट को एक साथ क्लैरिफाइड करने का, तो ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये प्रश्न का आंसर था सी। और इसके अलावा मैंने बीच में एक गलत बोल दिया था जो मैंने आपको वापस ये क्लैरिफाइड करा हूँ। विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब ऑक्सीपिटल, पैलोनोप्सियो का मतलब ऑक्सीपिटल, गजनी बन गया मतलब टेम्पोरल, हिप्पोकैम्पस का इन्वॉल्वमेंट है, नियोकॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। फिर मैंने आपको बताया एंटोग्रेड एमनेशिया क्या है, वही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है बेटा। और हमने देखे कि किसी ने पूछा TIA क्या है, तो वो मैंने बताया। और लेफ्ट राइट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा तो हमको सोचना है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराइटल लॉब। किसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चे, पैराइटल लॉब का। बहुत बढ़िया। नेग्लेक्ट सिंड्रोम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छे जा रहे हो। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो भी बच्चे अभी आंसर दे रहे हैं वो सब पास हो सकते हैं। सब में कैलिबर है, सब में है नॉलेज और सब में सीखने की आशा भी है। तो बहुत बढ़िया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उसका जल्दी से आप आंसर दीजिए। एक पेशेंट है वो इमरजेंसी में आया है, पेशेंट है वो इमरजेंसी में आया है और उसके अंदर आप देख रहे हो आर्म वीकनेस है, फेशियल वीकनेस है और अफेशिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स माइट हैव पैथोलॉजी एग्जिस्ट। ये यूँ पूछ रहा है कि एक पेशेंट जो है जो एमरजेंसी के अंदर आया है बच्चे, अब पेशेंट है जो एमरजेंसी में आया है, नर्सिंग ऑफिसर उसका असेसमेंट कर रहा है। तो उसने असेसमेंट में देखा कि इस भाई साहब का कमज़ोरी है कहाँ पे, आर्म में, फिर कमज़ोरी है कहाँ पे, फेस पे, और पेशेंट है वह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस इंडिविजुअल के अंदर कौन सी वेसल्स में पैथोलॉजी हो सकती है। वेसल्स मतलब ब्रेन का सर्कुलेशन आप जानते ही होंगे। आप प्लीज़ आंसर दीजिए बच्चे जल्दी से। भूखा भेड़िया ए बोल रहा है MCA। MCA का मतलब क्या होता है बेटा, वो भी लिखो। MCA क्या होता है, सेरिब्रल आर्टरी, मिडल, एंटीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर आंसरिंग ए। अमित जी भी ए पे अंगूठा बता रहे हैं। तो बाबा का ढाबा ये भी ए बोल रहा है, तो ए बता रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर है बच्चे कि जब भी लीजन होएगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी में, याद रखिएगा बेटा, तो उस इंडिविजुअल के अंदर ये वाले मैनिफेस्टेशन आएंगे। लाइकवाइज अगर पेशेंट के अंदर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में लीजन होएगा तो क्या मैनिफेस्टेशन आएंगे, एक आधा बता दीजिए जल्दी से। पेशेंट के अंदर मेन कंसर्न क्या होएगा, मिड सेरिब्रल आर्टरी। यू आर राइट माय डियर, मिडल, मिड, व्हाटएवर यू राइट दैट इज करेक्ट। मैं फिर बोलता हूँ कि इफ इंडिविजुअल इज हैविंग एनी लीजन रिलेटेड और समवेयर इनटू एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, व्हाट यू माइट एबल टू रिकॉग्नाइज, उस पेशेंट के अंदर क्या मेन कंसर्न होएगा। ए आंसर हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ इसी के अंदर, इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, दैट इज करेक्ट आंसर। हमने बोला
ए इज करेक्ट आंसर। नाउ आई एम आस्किंग यू कि पेशेंट इज हैविंग प्रॉब्लम विथ ACA, ACA में कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम अराइज है, तो इस इंडिविजुअल के अंदर क्या देख पाएंगे आप, जल्दी से आंसर दीजिए। इस इंडिविजुअल के अंदर बेटा जो फीट्स होते हैं, जो लेग होती है, उन लेग में आप वीकनेस देखते हैं जब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइकवाइज बेटा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी अगर आपकी अफेक्ट है तो आपके अंदर क्या हो सकता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, और ऑक्सीपिटल का मतलब आप जानते हैं विजुअल, तो आपका जो विजुअल एरिया है वह क्या होने वाला है, अफेक्ट होने वाला है, अफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर अगर MCA इन्वॉल्व है तो ऐसा प्रेजेंटेशन होएगा, ACA इन्वॉल्व है तो शायद फीट और आपके जो लेग है, एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उनमें वीकनेस होएगी। पेशेंट के अंदर विजुअल इश्यूज़ हैं, विजुअल इशू यूजुअली PIC मतलब PCA, आपका जो पोस्टीरियर, एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर बोल रहे हैं बेटा, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में अगर लीजन है तो आप देखेंगे विजुअल फंक्शन इंडिविजुअल का कॉम्प्रोमाइज होएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई आपको पूछता है कि इंडिविजुअल इज हैविंग लीजन समवेयर इनटू पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, कौन सा बेटा, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो आप बताइए कौन से एरिया के अंदर इस्चीमिया या इन्फाक्शन हो सकता है, कौन से एरिया के अंदर इस्चीमिया या इन्फाक्शन हो सकता है। पेशेंट इज हैविंग लीजन समवेयर इनटू पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, हूएवर विल आंसर, जो भी आप में आंसर देगा वो सही में मैं समझा जाएगा बाजीराव सिंघम भाई साहब। मैं फिर बोल रहा हूँ, पीका के अंदर सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं यहाँ पे कमेंट्स देख रहा हूँ और आप कमेंट्स नहीं बता रहे हैं कि पीका के अंदर अगर सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ है तो उस इंडिविजुअल के अंदर कौन सा भाग है वह प्रभावित हो सकता है, जल्दी से बताइए बच्चे। ब्रेन स्टेम का कौन सा भाग, ब्रेन स्टेम के अंदर अगर हम देखें तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसका सर्कुलेशन पेशेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होएगा। तो बहुत बढ़िया। आप इस, अरे पीका स्टमक पेन नहीं है रे यार, ऋतिक शर्मा जी तेरे IQ को क्या बोलना बच्चे। अगर मैं कहूँ तो पेशेंट के अंदर पीका इन्वॉल्व है, इसका मतलब उस इंडिविजुअल के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा का सर्कुलेशन भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो बहुत बढ़िया, आपको ऐसा करके भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें क्लैरिफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये एरिया लोब हेमिस्फीयर के नाम बोल के प्रश्न पूछ लें, और दूसरा आपको वेसल्स का नाम लेके प्रश्न पूछ लें। तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन था और इसके द्वारा मैं कुछ कंसेप्ट को क्लैरिफाइड करने का कोशिश कर रहा था। होप आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चों जो ऐप लॉन्च हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि अभी तक ये ऑफ़र चल रहा है, अप टू 50% ऑफ है। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, जो लोग लेना चाह रहे हैं वो जल्दी लीजिए, फिर बाद में आप ही लोग फ़ोन करेंगे बार बार और कहेंगे और पैसे कम कीजिए। तो ये आप सब के लिए ऑफ़र है बच्चे, ये आप सब के लिए ऑफ़र है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा इनिशियली जुड़ेगा उसको थोड़ा तो फ़ायदा मिलना चाहिए। हम आपके लिए ही ये ऑफ़र लाए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया और उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट करा, तो हमने ये ऑफ़र सब बच्चों के लिए अप्लाई कर दिया ताकि मैक्सिमम इंडिविजुअल जो हैं वह है अमन गौर, यूर राइट माय डियर, इंजुरी टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी एंड वेरी नाइस वेलनबर्ग सिंड्रोम, वेरी गुड अमन गौर। आप पास हो एग्ज़ाम, आप कभी भी लिखिए, आप शायद कोचिंग ना करो तो भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आप में इतना कंटेंट है। वेरी नाइस बच्चे, मोस्ट कॉमन साइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन था, आप इसके गो थ्रू होइएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लॉस कर लोगे अगर आप ये ऐप नहीं लेते हो, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी आप यूँ भी सोच सकते हैं कि मैं एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, जो भी है आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, अच्छा नहीं लगता तो आप जो भी हो जहाँ पे भी हो, जिस ऐप के साथ आप हो, आप उसमें अपने पूरे एफर्ट्स डालिए। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। कौन आंसर देगा इसको आप देखिए बच्चे। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज ABCD टू स्केल पैरामीटर टू असेस प्रोबेबिलिटी ऑफ CVA आफ्टर TIA।
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे भी आपको पूछा जा सकता है इसके अंदर। और आप बताइए इसका क्या आंसर है। ये मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है कि इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो मोर देन वन करेक्ट है बच्चे। आपका पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, आप याद रखना। मल्टीपल रिस्पॉन्स भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस तो आता ही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आती है, कुछ फोटोज़ डालते हैं और आज तो कुछ मीम्स डालते हैं। मीम्स का मतलब समझते हैं, आपके सामने कोई पर्टिकुलर चीज़ें 1 या 2 या 3 सेकंड का वीडियो डालेंगे और फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। और जो भी इंडिविजुअल मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन को इफ़ेक्टिव आंसर देता है, इसका मतलब उसके अंदर पूरे कंटेंट का नॉलेज है। प्लीज़ आप इसका आंसर दीजिए, क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज ABCD2 स्केल। एक स्केल होता है बेटा जिसका नाम है ABCD2। इस स्केल को हम यूज़ करते हैं किसको, जैसे एक पेशेंट है जिसको TIA हुआ। अब TIA हुआ तो हम जानते हैं ये तो टेम्पररी कंडीशन है, लेकिन ये जो टेम्पररी कंडीशन है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो तो पेशेंट के अंदर क्या होने वाला है, परमानेंट कंडीशन बनने वाला है। और ये जो परमानेंट कंडीशन है उसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, स्ट्रोक। तो मतलब एक पेशेंट आया हमारे पास TIA करके, तो उस पेशेंट के अंदर अभी तो TIA हुआ है, लेकिन बेटा स्टडी बताता है कि अगले 48 घंटों के अंदर उस पेशेंट को क्या होने वाला है, स्ट्रोक। तो हमने एक स्केलिंग करा, जैसे एक पेशेंट इमरजेंसी में आपके सामने आया और आपने उस पेशेंट को असेस करा, असेस करके आपने कुछ पैरामीटर देखे जिनका नाम है ABCD2, और उन पैरामीटर के हिसाब से हमने प्रेडिक्ट करा कि भैया आपको अभी तो TIA है, लेकिन भाई साहब आपको 48 घंटे में 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्या हो जाना है, स्ट्रोक। अगर आपके अंदर जो स्कोरिंग है वह 6, 7 या 7 से अधिक है तो ये स्कोरिंग आपको ध्यान में होनी चाहिए। DFG करेक्ट आंसर नहीं है बच्चे। कौन बताएगा इसको, जल्दी से बताइए, कौन बता पाएगा इस आंसर को। व्हाट यू मीन बाय ABCD2, या ABCD2 के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हम यूज करते हैं। एज यूज करते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर भी यूज करते हैं, ड्यूरेशन भी यूज करते हैं, डायबिटीज, अफेशिया, आर्म वीकनेस, ओनली इस पैरामीटर को हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जितने भी पैरामीटर हैं A, B, C, D और E, ये जितने, और F, ओनली G को छोड़ दीजिए, ये सब पैरामीटर हैं किसके, ये सब पैरामीटर हैं ABCD2 स्केल के। तो मैं आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल को नहीं मालूम होगा कि ABCD2 स्केल क्या है। तो देखो समझिएगा बच्चे, एक पेशेंट को TIA हुआ और TIA होने के बाद हम जानते हैं कि उस पेशेंट में 48 घंटे में क्या हो सकता है, स्ट्रोक। तो जैसे मैं ये आया पेशेंट, तो इस पेशेंट के अंदर मैंने असेसमेंट किया और असेसमेंट करके मैंने ABCD इन पैरामीटर को मैंने देखा और इन पैरामीटर को देख के मैंने अनुमान लगाया। और अगर मैं अनुमान लगाता हूं और इसमें स्कोरिंग आता है 7 या 7 से ज़्यादा, तो मैं बोलूँगा भाई साहब आपको अगले 48 घंटों के अंदर 25% चांस है कि आपको स्ट्रोक हो जाएगा। तो उस पैटर्न का नाम है ABCD2। आप समझिए, आपको समझ में आया एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। यह एक पैरामीटर है जिसके द्वारा आप इन चीज़ों को असेस करते हैं। तो ए में क्या है, तो स्कोरिंग क्या है वो भी देख लीजिए। ए का मतलब है एज, बी का मतलब है ब्लड प्रेशर, बेटा सी का मतलब है क्लिनिकल फाइंडिंग, लिख लीजिएगा इनको। और डी का मतलब है ड्यूरेशन, और दूसरे डी का मतलब है डायबिटीज मलाइटस, क्योंकि D2 लिखा था। एक पेशेंट जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप नंबर देंगे 1। ब्लड प्रेशर जो है मतलब इंडिविजुअल हाइपरटेंसिव है तो आप उसको नंबर देंगे 1। अगर क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपने देखा कि उसके अंदर आर्म वीकनेस थी
और दूसरा फाइंडिंग आपने देखा उसके अंदर अफेशिया था। तो आर्म वीकनेस के 2 नंबर है, अफेशिया का 1 नंबर है। ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर जो मैनिफेस्टेशन आए थे वो लेस देन 10 मिनट थे, लेस देन 59 मिनट थे, यार मोर देन 1 आवर्स थे, तो हम इनको मार्किंग करते 1, 0, 1 और 2। समझ पाए आप? लाइकवाइज मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, नहीं है तो 0 और यस है तो 1, और इनको आप जोड़ लीजिए तो जो काउंट आएगा, अगर वह आपको 7 या 7 से ज़्यादा मिलता है तो आप उस आदमी को बोल देना भाई कि आपके अंदर अगले 48 घंटे में शायद स्ट्रोक होने की पूर्ण संभावना है। तो इस स्कोरिंग का नाम है ABCD2। प्लीज़ आप इसके गो थ्रू होइएगा और इसको देखिएगा, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि पेशेंट का एज 60 साल से ज़्यादा है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर 60 ईयर से ज़्यादा है तो 1 देंगे आप, बीपी ज़्यादा है तो 1 और नंबर, आर्म वीकनेस आया था क्योंकि TIA जब हुआ था और उसको आर्म वीकनेस था तो मैं 2 नंबर दूंगा, अगर एफेशिया था तो 1 नंबर और ऐड करेंगे, अगर जो मैनिफेस्टेशन आए थे वह 10 मिनट के भीतर ही समाप्त हो गए तो नंबर नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर 1 घंटे तक रहे थे तो 1, या 1 घंटे से ज़्यादा रहे थे तो 2, अगर वो नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ है तो यस तो 1, और नहीं है तो 0। आप इनको कैलकुलेट करिएगा। अगर ये हम बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, सीवियर का मतलब आता है 7 या 7 से ज़्यादा, तो आप समझ जाइएगा इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, इसके अंदर कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ABCD2 असेसमेंट। एक इंडिविजुअल जब आता है TIA के बाद तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके उस पेशेंट के अंदर असेस करते हैं कि क्या आपके अंदर ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए और आप बताइए कि ये प्रश्न क्या बता रहा है आपको, जल्दी से आंसर दीजिए। विच वन इज कंसिडर एज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन अटैक इन एल्डर। 2 चीजें मारी हैं, ब्रेन अटैक एल्डर में। बताइए इन कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए जल्दी से प्लीज बताइए, विच वन इज कंसिडर एज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन अटैक इन एल्डर। एल्डर में ब्रेन अटैक का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा, प्रमुख कारण कौन सा है, कौन सा कारण सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं ए, तांत्रिक बाबा बता रहे हैं बी, ए मैक्सिमम, हाँ, और मयंक जी बता रहे हैं सी, रावण लंकापति बता रहे हैं सी, क्षमा करिएगा रावण जी, तो शकुनी मामा भी ए पे हैं। बताइए बेटा कौन सा कॉमन कारण है? देखो हमेशा याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये जो वर्ड होते हैं मोस्ट कॉमन, अब मोस्ट कॉमन बोल दिया, फिर वर्ड आ गया कौन सा बेटा, ब्रेन अटैक, और ये की वर्ड है जिनको आपको ध्यान में रखना। एल्डर के अंदर पूछ रहा है, डी बता रहे हो आप, सी बता रहे हो, मतलब एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जहाँ पे सभी बच्चों के आंसर फिक्स थे। इसका मतलब आप लोगों को इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर काफ़ी कंसर्न्स हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन कॉज, अगर मैं आपको बताऊं एक इंडिविजुअल एल्डर है बेटा, याद रखना एल्डर है, तो एल्डर में ब्रेन अटैक का मोस्ट कॉमन कॉज होता है थ्रोम्बोसिस। इसको ध्यान में रखिएगा। इन एल्डर इंडिविजुअल अ मोस्ट कॉमन कॉज इज कंसिडर एज थ्रोम्बोसिस, वेयर एज इफ इंडिविजुअल इज, अगर कोई व्यक्ति है वह यंग है और एज है वो लेस देन 45 ईयर्स है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, एम्बोलिज्म। ये 2 प्रश्न आप याद रखिएगा, बहुत बार हमें पूछता है ये, तो मैं ये पूछ रहा हूं, यहां पे आंसर था एल्डर, अब एल्डर की जगह यहां पे लिख देता बेटा यंगर, तो यंगर लिखते ही इसका आंसर चेंज हो जाता। तो हमें ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे कॉमन आंसर क्या है, थ्रोम्बोसिस।
क्या आंसर है बेटा? मोस्ट कॉमन कौन सा है? थ्रोम्बोसिस। और अगर यंग होता तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो जाता है? एम्बोलिज्म। तो याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप में आपको पूछता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रोक कौन सा है, इसका भी आप आंसर लगा दीजिए यहीं पे। मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रोक कौन सा होता है? इस्चमिक स्ट्रोक। कौन सा होता है बेटा? इस्चमिक स्ट्रोक। तो ये आपको ध्यान में रखना था। तो ये बेसिक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। एम्बोलिज्म, मैं यहाँ पे कुछ डेटा बता रहा हूँ वो करेक्ट है, कुछ डेटा बता रहा हूँ वो करेक्ट है, और 2 बार देख के बता रहा हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीएडी। एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक है बच्चे। इस्चमिक स्ट्रोक कॉमन होता है रादर देन हेमरेजिक स्ट्रोक। बहुत बढ़िया, आप आंसर करिए, आप एक्टिव पार्टिसिपेट करिए, सो दैट मैं भी मोटिवेट हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन है जो आपको पूछता है। तो फिर मैं बोलता हूँ, मोस्ट कॉमन अल्डर में कौन सा हो गया? थ्रोम्बोसिस। और मोस्ट कॉमन यंगर में कौन सा हो गया? एम्बोलिज्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी टाइप पे अगर पूछ ले कि मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रोक कौन सा है? इस्चमिक स्ट्रोक। ध्यान में रखिएगा, इस्चमिक स्ट्रोक। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What most common risk factor is associated with patient having thrombotic stroke? ये बोल रहा है पेशेंट को थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है बच्चे, और थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है ये। तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है? प्लीज गो थ्रू, इसका आंसर बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, अब प्रश्न चेंज हो गया, रिस्क फैक्टर, और यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के अंदर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा मिलेगा? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और ओबेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि रिस्क फैक्टर ये सब मिलने वाले हैं आपको, लेकिन इन सब के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा है वो आपको पूछ रहा है यहाँ पे। इन सब के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा है? बी बता रहे हैं बेटा, हाइपरटेंशन। हाँ, आप इसको शेयर करो, लाइक करो, स्प्रेड करो। बहुत बढ़िया, बी आंसर। डायबिटीज नहीं है? ओके। तो आप ध्यान में रखिएगा, हाइपरटेंशन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एक पेशेंट जिसको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है। कौन सा स्ट्रोक है? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। ये आपको ध्यान में रखना है। हाइपरटेंशन इज मोस्ट कॉमन। क्यों? तो आप ध्यान में रखना बेटा, ये वेसल्स है, और बीपी जब यहाँ पे बढ़ा हुआ बीपी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा कंटिन्यूअस, तो वो वस्कुलर इंजुरी करेगा, और वस्कुलर इंजुरी का जो आउटकम होएगा वो भविष्य में जाके आप देखोगे क्या होने वाला है? थ्रोम्बोसिस होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को एक जिम्मेदाराना रिस्क फैक्टर मानते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया। अभी इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके बोलता हूँ और बताइए आप आंसर, क्योंकि आप में इतना भी सेंस नहीं, आपको लिखा हुआ ही पढ़ने आता है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसके अंदर अगर ये यहाँ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की जगह लिख लेता एम्बोलिक स्ट्रोक, क्या लिख लेता बेटा? एम्बोलिक स्ट्रोक, तो फिर आप इसके अंदर कौन सी चीज़ पे जाते? तो शायद ऑप्शन भी चेंज करने पड़ते मेरे को, क्योंकि इन ऑप्शन में तो वो नहीं मिलता है। तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, अगर आपको पूछे यहाँ पे तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर में आप क्या देखेंगे? आप रिस्क फैक्टर में देखेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। ये आंसर याद रखिएगा। पेशेंट है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ पेशेंट हैविंग एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। क्यों बच्चे एट्रियल फिब्रिलेशन? इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या बनता है? मल्टीपल थ्रोम्बाई। और ये जो मल्टीपल थ्रोम्बाई हैं उनका क्या होने वाला है? उनका हम देखने वाले हैं एम्बोलाइजेशन। और जब उसका एम्बोलाइजेशन होएगा कहाँ पे? आपके ब्रेन के सर्कुलेशन में, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? एम्बोलिक स्ट्रोक। प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? जो आवाज लिख रहे हो आप, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेरी नाइस।
अपार्ट फ्रॉम डेट अगर एट्रियल फिब्रिलेशन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करिएगा,